अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, दिस इज मी डॉक्टर कासनत, ग्रेजुएट ऑफ मेडिकल कॉलेज पेशावर। आज का टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। आज के लेक्चर में हम ग्लाइकोज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम अमाइनो एसिड, फैटी एसिड सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन सब पढ़ चुके हैं। अब ये ग्लाइकोज के इसमें कुछ टॉपिक्स रहते थे। इंशाल्लाह जब हम ये पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होंगी। या मैंने इसलिए कर दिया था ताकि ये जब आप स्टार्ट में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, मुश्किल होता है। लेकिन जब आप अमाइनो एसिड और फैटी एसिड ये सारे लाइक वगैरह कर लिखे आपने कवर कर लिया, पिछले लेक्चर आपने देख लिया, तो अब ये कवर करना आसान है। तो शुरू करते हैं ग्लाइकोलिसिस के रेगुलेशन एंजाइम में। अगर आ जाए तो इधर पे हमने ग्लाइकोलिसिस का ये बार बार हम इस डायग्राम को पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में ग्लूकोज होता है हमारे साथ, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फिर आके फ्रक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आखिर में ये फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। तो ये हम पढ़ेंगे अभी, इसमें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें ये याद रख ले, जो पहले दो स्टेप्स है ग्लाइकोलिसिस में, इसमें एटीपी रिक्वायर्ड होता है, इसमें एटीपी यूज होता है। जबकि आखिर वाले में जो दो इंपॉर्टेंट ये स्टेप्स है, इसमें एटीपी की प्रोडक्शन होती है। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है। तो ये दोनों आपने याद रखना है कि कौन से में एटीपी यूज होता है और कौन से में एटीपी की प्रोडक्शन होती है। असल में उस दो प्रोसेस में एटीपी की यूज होती है जहाँ पे फॉस्फेट ऐड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ये फॉस्फेट कहाँ से आई है? तो ये एटीपी को दे देता है और इसके लिए एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ये दो किस्म के एंजाइम्स हैं जो यूज होते हैं ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब ये आते देखते हैं कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज में डिफरेंस क्या है। तो इधर आपको देख सकते हैं, ये हेक्सोकाइनेज है, ये ग्लूकोकाइनेज है। ये जो ग्लूकोकाइनेज होता है ये सिर्फ लिवर और बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में मौजूद होता है, सिर्फ और सिर्फ लिवर बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज में। ये एमसीक्यूज आप याद रख ले, ग्लूकोज में एल है तो आपको एल से लिवर याद रख सकते हैं, जबकि लिवर के अलावा बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज के अलावा बाकी जितने भी सारे टिश्यूज है उसमें होता है हेक्सोकाइनेज। अब ये ऐसे नहीं है, इसका अपना फंक्शन है कि क्यों ऐसे है और फंक्शन क्या है। और फंक्शन ये है कि जो ग्लूकोकाइनेज है इसका Km और Vmax वैल्यू जो है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब आप सब कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो असल में जो Km है ये सबस्ट्रेट की तरफ इशारा कर रहा है। सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट ये असल में एफिनिटी दिखा रहा होता है कि इस के एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी कितनी है। तो अगर एफिनिटी कम है तो मतलब ये है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए तब ये काम करेगा, थोड़े से सबस्ट्रेट पे काम नहीं करेगा। लेकिन अगर एफिनिटी इसकी ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा इजीली अट्रैक्टिव होता है, तो इस वजह से ये थोड़े से सबस्ट्रेट पे भी अपना काम कर देता है। तो अब उसमें नुक्ता क्या है? नुक्ता ये है कि जब लिवर में ग्लूकोज आता है तो ये क्या करता है, तो ये थोड़े से ग्लूकोज पे एक्टिवेट नहीं होता, ये तब एक्टिवेट होता है जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ जाए। जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ जाता है लिवर में, तो लिवर उसको फिर क्या कहता है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है सेल से बाहर आता जाता है, लेकिन जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये फिर सेल में ट्रैप हो जाता है, उसी सेल में रह जाता है, इससे बाहर नहीं निकल सकता। जब आप कार्य खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जब आ जाता है तो ये ग्लूकोकाइनेज एक्टिवेट होकर उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेगा। इस वजह से इसकी Km वैल्यू जो है ये हायर है। हायर का मतलब लो एफिनिटी। अब ये वीएमएस का क्या मतलब है? वीएमएस का मतलब ये है कि इसकी ये इतना ज़्यादा जल्दी क्या होता है, सैचुरेट भी नहीं हो पाता, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब थोड़े से ग्लूकोज पे इतना सैचुरेट नहीं हो जाता कि इसके सारे साइड जो है सैचुरेट हो जाते हैं और काम करना छोड़ दे। नहीं, इसकी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है, जितना सारा ग्लूकोज आ जाए और सबको सब में ये ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट कर ले देता है। अब इसके मुकाबले में जो दूसरा है जो काइनेस है ये दूसरे टिश्यूज में मौजूद होता है। अब मतलब लिवर के अलावा बाकी टिश्यू मसल्स हो गए या कुछ और टिश्यूज हो गए बॉडी पार्ट्स के, तो उधर तो इतना ग्लूकोज नहीं पहुंचता ना खाने के बाद, उधर तो कम ग्लूकोज पहुंचता है। और अगर उसकी एफिनिटी कम होती तो उधर तो इतना ग्लूकोज पहुंच ही नहीं रहा, तो फिर तो ये काम नहीं करता। तो इसलिए इसकी जो Km वैल्यू है वो कम है, मतलब इसकी एफिनिटी ज़्यादा है। थोड़ा सा भी ग्लूकोज उसको ब्लड के जरिए से पहुंच जाए मसल्स तक तो उसको यूटिलाइज कर लेता है। और इसकी जो Vmax है ये भी कम है, मतलब कैपेसिटी कम है। थोड़े से ग्लूकोज जब आ जाते हैं तो इसकी बस हो जाती है। अगर उसको थोड़ा सा ज़्यादा ग्लूकोज मिल गया तो ये काम करना छोड़ देता है। और हमें ये नहीं चाहिए, हमें जो कैपेसिटी ज़्यादा हो और ज़्यादा ग्लूकोज को हैंडल कर ले, वो एंजाइम हमें चाहिए लिवर में, ताकि उसको ग्लूकोज को स्टोर कर ले अपने साथ। तो इस वजह से लिवर में हमारे साथ ये ग्लूकोकाइनेज यूज होता है जिसकी Km वैल्यू और Vmax वैल्यू दोनों ज़्यादा हाई है। ये बस याद रख ले, सिंपल एमसीक्यूज। हेक्सोकाइनेज बाकी टिश्यूज में यूज होता है जिसकी Km और Vmax दोनों कम है। ठीक है, अब इस पे एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इंड्यूस होता है इंसुलिन। जब हम खाना खाते हैं एक्सेस ग्लूकोज हो हमारे साथ तो इंसुलिन आके इसको क्या कर देता है, स्टोरेज करता है ना, तो ये इंड्यूस होता है इंसुलिन, लेकिन इसको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको इनहिबिट कौन करता है? तो इसके में इनहिबिट ये करता है कि इधर हमने पढ़ा कि ग्लूकोज बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो ये ग्लूकोकाइनेज है इसको इनहिबिट करेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो दूसरा सबस्ट्रेट बन जाता है, जबकि हेक्सोकाइनेज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट करता है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ये आपने याद रखना जरूरी है। इस पे एक और इंपॉर्टेंट बात ये बयान की गई है कि हमारे साथ ग्लूकोकाइनेज की डिफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा? जब ग्लूकोकाइनेज की डिफिशिएंसी होगी मतलब ग्लूकोकाइनेज कम होंगे तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए इसकी एक्टिवेशन के लिए। जो रहे जो बचे-कचे ग्लूकोकाइनेज हमारे साथ मौजूद है, इसकी वैसे भी जो है एफिनिटी कम है, वैसे भी नॉर्मली इसको ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए होता है। अब इसकी कंसंट्रेशन भी कम होगी तो और भी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए होगा। जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए होगा तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगा और ये इम्पेयर्ड इंसुलिन की वजह से सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग हो जाएगी, जिसको एमओडी कहते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। ये एक नया टाइप ऑफ है डायबिटीज का। ठीक है, तो ये इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज भी होती है। तो ये अब आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो इधर हम ये सारा पढ़ रहे थे। अब ये हमने बोला कि हेक्सोकाइनेज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट करता है और ग्लूकोकाइनेज को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या था? जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर ये बन जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट। हमें दो फॉस्फेट हो गए ना, तो उसको भी फॉस्फेट किसने दे दिया? एटीपी ने दे दिया। इस वजह से इधर भी एटीपी लगता है। और यहाँ जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये एंजाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। डीएमसीक्यूज आता है कि ग्लाइकोलिसिस में कौन सा एंजाइम रेट लिमिटिंग है, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज आपने याद रखना है कि ये रेट लिमिटिंग है और ये एमसीक्यूज आता है।
अब इसको कौन स्टिमुलेट करता है और कौन इसको इनहिबिट करता है? तो स्टिमुलेट उसको कौन करता है? एएमपी। एएमपी क्या है? एएमपी जब बॉडी में ज़्यादा होंगे तो मतलब ये है कि एटीपी कम है, बॉडी में एनर्जी कम है, बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो ये ग्लाइकोलाइसिस को स्टिमुलेट करेगा कि आगे जाए और एटीपी बने। तो कौन इसको स्टिमुलेट कर देता है? साइक्लिक एएमपी इसको एएमपी इसको स्टिमुलेट करेगा। दूसरा इसको कौन स्टिमुलेट करता है? दूसरा इसको फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट स्टिमुलेट करता है। अब ये फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट कहाँ से आया? तो जिस तरह से ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में, तो इसी तरह ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में। जहाँ आपको दिख रहा है ये है ना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो ये तो कन्वर्ट होता है 1,6 बिसफॉस्फेट में। किस वजह से? फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज A1 की वजह से। लेकिन दूसरा एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज 2, जिसकी वजह से ये फिर ये फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उधर 1 है तो 1,6 में कन्वर्ट हो रहा है, इधर 2 है तो 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। सही है। और ये आके इसको स्टिमुलेट कर देता है इसको, ताकि ये आगे जाए और ग्लाइकोलाइसिस होती रहे, एटीपीज बनते रहे। तो मतलब ये जो इंटरमीडिएट इसमें एक सबस्ट्रेट बाय प्रोडक्ट बन गया, ये बाय प्रोडक्ट खुद को आगे इधर स्टिमुलेट करके आगे जाता है। सही है। तो ये तो सब हो गया हमारे साथ, ये आपने देख लिया। अब इसको इनहिबिट कौन करता है? इनहिबिट इसको एटीपी करेंगे और सबस्ट्रेट, जैसे मैंने आपको कहा साइक्लिन एमपी ज्यादा है तो इसको स्टिमुलेट करेंगे, लेकिन अब एटीपी बहुत ज्यादा बन गई, बॉडी की नीड पूरी हो गई, तो आके इसको इनहिबिट कर लेंगे कि भाई साहब बस अब जरूरत पूरी हो गई, आप आगे और ना भेजो, ग्लाइकोलाइसिस ना करो। और दूसरा सबस्ट्रेट इसको इनहिबिट करेगा। ये कहां से आया? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब ये टीसीएस साइकिल चल रही होती है तो इसमें ये आइसोसिएटेड डिहाइड्रोजन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। जब बहुत ज़्यादा एटीपी बन जाते हैं तो ये आके इसको इनहिबिट करता है कि बस और एटीपी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये इनहिबिट होगा तो पीछे सिट्रेट की एक्युमुलेशन हो जाएगी, और ये एक्युमुलेशन सिट्रेट आके इसको भी इनहिबिट कर देता है कि बस भाई और आगे नहीं जाना, बाकी वजूद की जरूरत पूरी हो गई है। तो ये थे आखिर में, फिर जहाँ पे 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, ये 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट ये है। उसमें क्या था? इसमें ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में, और उसमें जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, ये याद रख ले। इसी तरह जो लास्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, जिसमें फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में, और इसके लिए एंजाइम चाहिए पाइरुवेट काइनेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये वाला। ये आप देख भी सकते हैं कि फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इसमें पाइरुवेट में। तो ये लास्ट स्टेप था, इसमें भी एटीपी की प्रोडक्शन होती है। और इसको कौन एक्टिवेट करता है? तो इसको एक्टिवेट करता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। मतलब ये फॉरवर्ड एक्टिवेशन कर रहा होता है। फॉरवर्ड एक्टिवेशन ऐसे कर रहा होता है कि ये तो बन गया था ना फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, तो ये आके इसको फर्दर एक्टिवेट कर रहा होता है, तो इसको फॉरवर्ड स्टिमुलेशन कहते हैं, फॉरवर्ड एक्टिवेशन कहते हैं। सही है। और इसको इनहिबिट कौन करेगा? इसको इनहिबिट एटीपी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एटीपी बन गए तो आगे इनहिबिट करेंगे, बस आगे नहीं जाना। इसके अलावा ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन, जब ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन जब फास्टिंग स्टेट होती है ना, तो ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन हमारे साथ रिलीज होता है। ये रिलीज होता है ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करते हैं कि भाई ग्लाइकोलाइसिस नहीं करनी बल्कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करनी है, नए ग्लूकोज बनाने हैं। तो ये जब ग्लूकोन एपिनेफ्रिन आके इसको इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा? ये वापस चला जाएगा। जब ये इनहिबिट होगा तो ये सारा आप देख रहे हैं ना, वापस जाएगा, ऐसे ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी। इधर भी आप देख सकते हैं, ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये ग्लूकागॉन, ये असल में ये 2 एंजाइम है। इधर तो ये भी पीछे जा रहा होता है, जिस तरह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आगे जाता है तो फॉस्फोप्रोटोकाइनेज 1 की वजह से, तो फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेस 1 की वजह से ये पीछे भी आता है, और इस तरह 2 की वजह से 2,6 फॉस्फेट इसमें आता है। तो इसको कौन एक्टिवेट करता है? ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन, तो ये पीछे जाएंगे, जबकि आगे जाने वाले को इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन इसको ग्लाइकोलाइसिस कर रहा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें भी ये एक्सप्लेन है कि इंसुलिन इसको एक्टिवेट करके क्या करेगा? मोर ग्लाइकोलाइसिस करेगा, लेस ग्लूकोनियोजेनेसिस, जबकि ग्लूकागॉन मोर ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, जो इंपॉर्टेंट सी कुछ पॉइंट है उसकी भी समझ आ गई होगी, और आप किसी किस्म की कोई आपको वो नहीं होगी कंफ्यूजन। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम पायरुवेट हाइड्रोजनेज टीसीए पायरुवेट ई मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।